सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्पॉर्टेंट टर्म है उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिवली चेक करने वाले हैं। सो गाइज ये सेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आपको जो एसिडिटी का कन्फ्यूजन रहता है ना इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, आज इस सेशन के बाद समझो वो ख़त्म हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, आई एम श्योर। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि सेशन आप अब देखने वाले हैं जो कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा बोले तो इजी भी है। इजी का मतलब अगर समझ आ गया तो बहुत इजी है और मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि समझ तो आ ही जाएगा। बस शर्त ये है कि आप इसको ध्यान से देखिए। अगर अभी टाइम नहीं है आपके पास तो बाद में देखना, लेकिन पूरा वीडियो एक साथ देखना, पूरा देखना और बिना किसी डिस्टरबेंस के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मिनट। मैं आपको बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है ये कितने टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। पहले हम इस बात को देखते हैं कि कितनी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है और फिर वो जितने टाइप की होती हैं 1 बाई 1 उनको हम लोग देखेंगे क्या होता है। नंबर 1, मान लीजिए गाइस कि आपके पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, अगर CH3 CH2 COH मान लीजिए आपकी ये आपके पास में एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब गाइज फर्स्ट टाइप की रिएक्शनें किस टाइप की हुआ करती हैं। हो सकता है कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाया करे। मतलब क्या है कि क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नंबर 2, हो सकता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब OH ग्रुप वाली प्रॉपर्टी शो करे। तो एक बार को हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ करेगा, ये वाला ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 3 किस टाइप की हो सकता है ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। नंबर 3 क्या हो गया, इन्वॉल्विंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नंबर 4 टाइप की क्या रिएक्शनें हो सकती है, मतलब हम यहां लिख भी देते हैं, इन्वॉल्विंग ऑफ COOH ग्रुप, ठीक है। अब 4 टाइप की ये हो सकती हैं कि ये जो आपका चेन लगा हुआ करेगा, जो आपका ये जो भी इधर हाइड्रोकार्बन पार्ट लगा होगा उसका कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और वहां पर कोई चीज लगने लग जाए, मतलब ग्रुप में कोई छेड़छाड़ ना हो करके इसमें कुछ चेंज होने लग जाए। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं इसको, ये रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। नंबर 5 टाइप की क्या रिएक्शन आपके पास हो सकता है गाइज कि ये कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अब इनकी ये जो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन का कोई अगर सब्स्टिट्यूशन होने लगे तो इस टाइप की रिएक्शनें हुआ करेंगी हमारे पास में। बात समझ आ गई होगी कि ये कितनी टाइप की रिएक्शन शो करेगा, 5 टाइप की। नंबर 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोजन वाला पार्टिसिपेट कर सकता है। हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप वाली रिएक्शन हो सकता है पूरा COOH ग्रुप पार्टिसिपेट करे, हो सकता है कि इसमें कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है कि यहाँ पर कोई किसी पोजीशन का रिप्लेसमेंट होकर के नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और अब हम लोग मूव करते हैं इस साइड में। सबसे पहली टाइप की रिएक्शन क्या थी कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ब्रेक, कौन सा बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब बोलेंगे हम लोग, इधर हम लोग R लिख लेते हैं, चलो COOH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं COH बॉन्ड, ठीक है, ऐसे आप शो कर सकते हो, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब एक बात हमको ये चेक करनी है गाइस, उसको चेक करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करते हैं ना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट को नोट कीजिए कि जो जितने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते हैं उनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ करता है, बट लेस देन मिनरल एसिड। किन से? मिनरल एसिड जो होते हैं, मिनरल एसिड से ये कैसे हुआ करते हैं, लेस एसिडिक होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब गाइस मिनरल एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड आपके पास HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 भी होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं, इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक होता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। हम लोगों ने ये बात थ्योरेटिकली देख ली कि भाई यहाँ ये एसिडिक होता है। हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अभी चेक करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है एसिडिक, क्यों होता है एसिडिक, सारी चीज़ें चेक करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। कैसे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता है गाइस, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये वाटर में जब हम इसको मिक्स करते हैं तो क्या करता है, ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है इस वाटर को। प्रोटॉन डोनेट करता है मतलब क्या बनता है हमारे पास में, CH3 COO और नेगेटिव, क्योंकि H तो चला जाएगा, और ये क्या बना देगा, इधर H इधर आ गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं H3O, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। H3O क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये तो बात आपको इतनी समझ आ गई होगी कि भाई ये कैसे इसके साथ डिसॉल्व होता है और हमें क्या प्रोडक्ट बना के देता है। हम लोग अगर इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाए Ka का, तो क्या है, होता ये है, अगर हम इसके लिए ये लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बताओ हमको, कंसंट्रेशन ऑफ दिस और ये H3O प्लस अपॉन में ये CH3COOH इनटू में H2, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग ये चीज़ प्रूफ करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए इसको। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से H2O निकाल दो अलग, तो वो H2O और ये H2O कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा H+। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग क्या समझेंगे, H+ माइंड में सेट कर लो इसकी इमेज, H3O को निकाल के H+ को सेट करोगे, और H+ को अगर आपने सेट कर लिया है तो एक बात अब आप देख लो, इन सबको जाओ भूल, बस आप देखेंगे Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+। बोलो, ये जो H+ है ये गाइज Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिन कंपाउंड्स का ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, इजीली आयोनाइजेशन होगा, वो कंपाउंड मोर एसिडिक होंगे, बिकॉज जल्दी अगर ऑक्सीडेशन, जल्दी उनका आयोनाइजेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा आपको H+ मिलेंगे, और उतना ही इजीली और उतने ही ज़्यादा H+ मिलेंगे तो गाइस Ka की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि उतने ही ज़्यादा वो एसिडिक हुआ करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपके लिए HCl कहीं इजीली ब्रेक होता है, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए ये कैसे होते हैं, ये मोर एसिडिक होते हैं देन इसके, बिकॉज यहाँ से H+ इजीली हमको मिलता है। दूसरा पॉइंट, ये जो Ka है हम लोग इसी को रिलेट किया करते हैं pKa वैल्यू से, किससे, देखिए कैसे, pKa वैल्यू जो हुआ करती है गाइस, pKa वैल्यू इक्वल टू -log
Ka। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको समझने क्या है, हम इस टर्म को यहाँ क्यों लाए, इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ Ka है ना। इस टर्म के थ्रू हम लोग एसिडिटी को डिनोट किया करते हैं। एसिडिटी को मतलब एक टाइप से बोलें कि उसको हम लोग सिंबलाइजेशन करते हैं कि किसका ये ज़्यादा है, किसका ये कम है, उसके बेस पर एसिडिटी बेसिसिटी को पता करते हैं। अगर बेसिसिटी की बात करेंगे तो pKb हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी एसिड है तो A आ गया। नाउ अब आप एक बात देखिएगा इस कि ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव की है। इसका मतलब अगर Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी। बात तो बहुत ध्यान से समझिए इसको। बी को अगर ये माइनस नहीं होता तो हम बोल सकते थे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, बट यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो गाइज ये वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो pKa है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Ka के। अब आपको यहीं से पॉइंट नोट करना है कि जैसे Ka का वैल्यू बढ़ेगा, Ka का वैल्यू बढ़ेगा मतलब आयोनाइजेशन बढ़ेगा। आयोनाइजेशन बढ़ेगा इसका मतलब उनकी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी। इसकी Ka की वैल्यू इंक्रीज करने से एसिडिटी भी क्या हुआ करती है, इंक्रीज होती है। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बताओ, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हो सकता है कि pKa की वैल्यू जितनी कम हुआ करेगी, pKa वैल्यू जितनी कम होगी, कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से चेक करो इसको। देखिए Ka की वैल्यू बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, और ये वैल्यू जैसे बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट है कम हो रहा है। तो भाई वैल्यू ही तो कम हो रही है, लेकिन जो उसकी जो टेंडेंसी है वो तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब pKa वैल्यू जिसकी जितनी कम हुआ करती है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इन अदर हैंड हम लोग बोलें कि कंपाउंड किसी भी कंपाउंड की जो आपका pKa वैल्यू होता है वो जितना ज़्यादा होगा, कंपाउंड उतना ही लो बेसिक होगा, लो एसिडिक होगा। समझ रहे हो ना। जो एसिडिटी या बेसिसिटी होती है वो pKa वैल्यू की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वैल्यू ज़्यादा होगी pKa की तो वो उतना ही लेस एसिडिक होगा। समझ आ रहा है ना बात। तो यही पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जो pKa वैल्यू होती है वो Ka के साथ कैसे रिलेट करती है और उसके साथ में एसिडिटी कैसे रिलेट करती है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं गाइज, ये तो हमने आपको बता दिया है कि हाँ भाई ये एसिड होते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से देखा इनका आयोनाइजेशन होता है और ये कैसे कैसे pKa के साथ में रिलेट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और प्रूफ करने की साइड में बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम लोग एक बात जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड से गाइस पढ़ करके आ रहे हैं कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्या ये भी कर पाता है, एक बार चेक करते हैं। चलिए देखिए, नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। देखिए आपके पास मान लीजिए ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम से, तो ये क्या करेगा यहाँ से बताओ हमको। देखो ये यहाँ से H हटेगा, RCOO और यहाँ से Na लग जाएगा, है ना, और प्लस में H2 गैस निकल जाएगी। वो कितना होगा, हाफ मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही हमने दिखाया है इसलिए। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होना ये इंडिकेट करता है कि भाई ये एसिड ही होगा, तभी मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाई है। एक बात नंबर 2, रिएक्शन विद बेस। अगर गाइज हमने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मान लीजिए बेस के साथ में करा दिया NaOH, अब देखो क्या होगा, ये वाला H और ये वाला OH क्या कर देगा, H2O निकाल देगा। H मतलब H2 और ये वाला O क्या निकल जाएगा, H2O। बचेगा क्या, ये Na बचेगा, वो यहाँ पर लग जाएगा और क्या होगा, RCOO Na। ये क्या है हमारे पास में, देखो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गाइस एक बात तो ये कन्फर्म हो गई कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और एसिडिक नेचर के कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हुआ करते हैं।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अब तक शायद। लेकिन अब बात हम लोग ये करने वाले हैं कि एसिड तो होते हैं, हमने प्रूफ कर लिया है, लेकिन ये होते क्यों हैं उसकी भी तो बात जाननी चाहिए हमको, वही जानते हैं, चेक करते हैं। देखिए मीन्स हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एसिडिक क्यों होते हैं, बात हम ये करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन और ये डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन होता है ये पोलर बॉन्ड होता है, और ये तुरंत इस पर शिफ्ट हो जाता है, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब इसके बाद में क्या होता है गाइस, ध्यान से देखिए इसको, कि जैसे हम लोग ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर होता है लोन पेयर। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस वाले प्लस चार्ज को फिनिश करने के लिए क्या होता है, ये वाला एक लोन पेयर इस पर शिफ्ट हो जाता है गाइस। मतलब हमारे पास स्पीसीज क्या आने वाली है नेक्स्ट, वो चेक कीजिए ध्यान से। CH3 C। अब देखिए ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ में ऐसे आ गया। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, एक लोन पर और शिफ्ट हो गया। इसका मतलब गाइस यहाँ पर बन चुका होगा आपके पास में डबल बॉन्ड, और इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि इसने एक लोन पेयर इसको डोनेट किया था। और इससे क्या लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन। ये बात समझ आ गई आपको? अगर आगे तो ये भी बात समझ आएगी। देखिए इस वाले प्लस चार्ज को फिनिश करने के लिए क्या होगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या करता है गाइस, यहाँ पर जैसे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लाते हैं तो इसके ऊपर होता है लोन पेयर, हम लोग जानते हैं, और ये वाला तुरंत इस पर शिफ्ट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन, और H जो ये है इस H को ये लेकर के चला जाता है कौन, H2O मॉलिक्यूल। मतलब हमारे पास स्पीसीज क्या आ रही है, बहुत ध्यान से देखिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या हमारे पास बनेगा, CH3CO, और ये क्या है हमारे पास में डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन बचेगा, H तो चला गया होगा। इसी चीज़ को हम लोग गाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि CH3CO ने इस वाले, अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे इधर आएगा तभी ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, है नहीं है? तो ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जो एसिडिटी का रीजन है। क्या रीजन है, ध्यान से चेक कीजिए गाइस। पहले तो हम बात करते हैं कि ये वाला जो स्पीसीज है और जो ये वाला स्पीसीज है, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? इन दोनों में मोर स्टेबल ये है। कैसे है? इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये है मोर स्टेबल। रीजन इसके पीछे गाइस ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको, कि जैसे ये जो नेगेटिव चार्ज है गाइस, ये क्या करता है, ये इधर शिफ्ट करता है और इस पे आ जाता है, फिर इधर आता है, फिर आता है, मतलब इसमें रेजोनेंस होता है। इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इजीली मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर करके क्या करता है, उसी में रिवॉल्व होता रहता है। और जहाँ पर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली स्पीसीज इससे कहीं ज़्यादा स्टेबल है। अब आप हमको एक बात बताओ कि इसमें ये अनस्टेबल है, इस फॉर्म में ये अनस्टेबल है और इसमें है मोर स्टेबल, तो कंपाउंड क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, H+ डोनेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। भाई इससे ये कैसे बना, H+ डोनेट करके बना है। तो अपने को स्टेबल फॉर्म में पहुंचाने के लिए ये हमेशा रेडी रहता है H+ डोनेट करने के लिए, और H+ डोनेट करते हैं जो, उन्हीं को तो बोलते हैं एसिड। बात समझ आ गई ना? अगर यही वाला स्टेबल होता तब तो ये इसमें आता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए H+ को मतलब प्रोटॉन को इजीली डोनेट करते हैं, और इसीलिए ये कंपाउंड एसिड होते हैं। बस समझ आ गई होगी, ये रीजन है इसके पीछे, ये जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं ये एसिड क्यों होते हैं।
अब हम लोग बात ये भी तो करते हैं, कुछ और कंपाउंड से कंपैरिजन इसका करके देखते हैं। जैसे अल्कोहल से इसका कंपैरिजन करते हैं कि अल्कोहल में क्या इनकी एसिडिटी से और अल्कोहल की एसिडिटी पर क्या कौन सी ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा, चेक करते हैं। देखिए, मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में एक कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल है गाइस, ध्यान से देखिए इसको, और अगर यहाँ से ये H+ अपना डोनेट कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा RO, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, ऐसे तो मिलेगा हमको। अब आप एक बात देखिए कि इसमें कहीं पर क्या रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है तो गाइज ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल। ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल। तो ये अगर लेस स्टेबल है देन इससे, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड इसमें बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है, तो अनस्टेबल क्यों होगा बताओ हमको। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल जो होते हैं वो H+ ईजिली डोनेट नहीं करते हैं, और ईजिली अगर H+ अगर डोनेट नहीं करेंगे तो एसिड ही नहीं बनेंगे ना, वो तो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे। इसका मतलब हम लोग ये समझें कि अगर इसमें ऐसी कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि H+ डोनेट करे, और H+ डोनेट करने के पीछे कोई रीज़न नहीं है अल्कोहल के साथ में, तो इसीलिए अल्कोहल जो होते हैं उनकी जो एसिडिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत कहीं कम हुआ करती है। बात क्लियर हो रही होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल। क्लियर। नाउ मूव टू, अब हम लोग गाड़ी को अपनी मोड़ते हैं फिनॉल की तरफ। किसकी तरफ, फिनॉल से भी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं इनका कि भाई फिनॉल की एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रिलेट करती है और कैसे ज़्यादा होती है कम होती है। देखिए फिनॉल का गाइज हम लोग मतलब जानते हैं, ये है फिनॉल आपके पास में। गाइज एक बात बताओ हमको, अगर यहाँ से ये अपना H+ डोनेट करेगा, इसने अपना H+ डोनेट किया और यहाँ पर ये आ गया, ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर तो रेजोनेंस भैया पॉसिबल है। देखो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और ये वाला किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो क्या हमको बना करके देगा, ये हमको बना करके कुछ इस टाइप के कंपाउंड देगा। इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज बताओ, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड विद प्लस साइन के। यहाँ पर हमारे पास में ये लगे हुए हैं ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है गाइस, ये हम बहुत पहले से आपको सिखाते हुए आ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर जाएगा, तो क्या बना करके दे देगा, ये बना करके हमको दे देगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये वाला तो हमारे पास है ही पहले से, देखिए, और ऊपर डबल बॉन्ड हमारे साथ ऑक्सीजन विद प्लस साइन चल ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा ऐसा कि इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा कुछ इस टाइप से पॉजिटिव। वो तो है ही हमारे पास। यहाँ पर गाइस क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, इस पर डबल बॉन्ड ये बन गया होगा, ये बन गया होगा। अब हम लोग देखें, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये फर्दर ऊपर चला जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बन के आ जाएगी स्पीसीज कुछ इस टाइप की कि ये वाला जो है इस पर तो अपना वही सिस्टम पहले वाला, और यहाँ पर बॉन्ड ये बन जाएगा, ये है ये। इसमें जो H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज हमारे पास बची थी वो स्टेबल तो है, बिकॉज इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना रहा है, बट इसमें गाइस प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होता है वो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। मतलब दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इतने चार्ज को होल्ड किए रहते हैं। मतलब क्या है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सेम टाइप की दो स्ट्रक्चर हमको बना करके देता है। सेम टाइप की स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या है कि ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, बात एक ही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रहेगा तो ये इजीली यहाँ से रेजिस्ट नहीं करेगा, और ये वाला जो है वो कहीं मोर स्टेबिलिटी शो करेगा देन इसके।
यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन कार्बन पर घूम रहा है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गया ना, ये पॉइंट है इसमें। अल्कोहल, फिनॉल, अमाइन, अल्केन, हर किसी से सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी कि हमने कंपैरिजन गाइस कर लिया कि एसिडिटी का कैसे कैसे ये रिलेशन अल्कोहल के साथ में और फिनॉल के साथ में शो करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट इसका ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। देखिए और क्या नेक्स्ट पॉइंट हम ला रहे हैं, वो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो एसिडिटी आ रही है, क्या ये किसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी अफेक्ट भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, और एक दूसरा मैंने कोई इसका सब्स्टिट्यूट ले लिया, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर X, चलो लगा देता हूँ मैं। ठीक है, COOH। एक में मैंने क्या कर दिया, एक में मैंने लगा दिया इधर पे CH3 और इधर COOH, ये लगा दिया। अब ये तीन कंपाउंड हमारे पास हैं। देखिए ये तो सिंपल सा है, ये भी मोनो सब्सटीट्यूटेड है, एक हाइड्रोजन हट गया, उसका सब्सटीट्यूशन हो गया हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन हो गया। तो अब इनकी हम बात करने वाले हैं, मतलब जो अगर सब्सटीट्यूशन होने लग जाए हाइड्रोकार्बन पार्ट का तो उनकी एसिडिटी कैसे अफेक्ट होती है, हम बात उसकी करने वाले हैं। देखिए ये जो मेरे पास में कंपाउंड है X का मतलब गाइस कोई भी हैलोजन हुआ करता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। ठीक है, और हैलोजन का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, देखिए ये जो है ना सारी चीज़ें, अगर और हम लोग ये भी जानते हैं साथ साथ में कि ये जो हैलोजन होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कैसा है, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ बातें, बहुत जल्दी जल्दी शॉर्टकट लिख के चल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये लगा है। अब आप सोचो थोड़ा सा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके जो वो नेगेटिव चार्ज होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, वो इसको और होल्ड रखेगा। इसका मतलब क्या है कि उसको होल्ड रखने में, और क्योंकि ये तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी टाइप, और अगर ये खींचेगा तो उस जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर उसको और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगने से एसिडिटी क्या हुआ करती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गया तो एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसका मतलब इस वाले कार्बन पर पहले डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इस पर बढ़ाएगा, और उस नेगेटिव चार्ज जो होगा ऑक्सीजन पर उसको स्टेबिलिटी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कार्बन पर, और ऐसा हो रहा है तो वो थोड़ा सा कहीं लेस स्टेबल हो जाएगा। इसका कंक्लूजन गाइस हम लोग ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज कर जाया करती है। क्लियर हुआ? अब हम लोग गाइस एक बात और करते हैं कि जो हैलोजन है ना, हैलोजन तो हमारे पास में भाई कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे ये फ्लोरीन है और ये सब हैं। तो मैं एक बात आपको और बता दूं साथ साथ में कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगने से तो एसिडिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर इसमें एक हैलोजन लगा है, मान लीजिए एक में मैंने क्या किया, दो हैलोजन लगे हैं किसी कंपाउंड में, तो उसमें एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो गाइज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बढ़ते जाएंगे तो उसका अफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब नंबर ऑफ ग्रुप का भी अफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पर, आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो ये वाला कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। बट एक कंडीशन और भी तो पॉसिबल है, उसको भी चेक कीजिए।
उसको भी चेक करते हैं, और वो मैं ये मान लेता हूँ वो ये है। देखिए गाइस, अब हम लोग बात करें, इसको अगर मैं हटा दूं तो इसकी मैं बात करूं, देखिए क्या इफेक्ट है इसमें। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से जस्ट पहले पे लगा हुआ है कार्बन पे, यहाँ पर कहाँ लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है। मतलब पोजीशन का भी क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। अगर जितना ज़्यादा ये ग्रुप दूर लगता जाएगा वो उतना ही इफेक्टिव, उस इफेक्ट जो होगा वो कम होता चला जाएगा उसका। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये वाला कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा देन इसके। अगर ये और दूर लग जाता है, कहीं इस पे लग जाता जा करके, तो ये और ज़्यादा लेस एसिडिक हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? तो गाइस ये भी मतलब क्या क्या हमने देखा कि हैलोजन जो है वो, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, एक लगा है तो क्या इफेक्ट होगा, दो लगा है तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी, कितनी दूर लगा है उसकी भी बात पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर हम लोग बात कर लें, एक में लगा है कि भाई यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, और एक में यहीं पर मैं लगा देता हूँ सेम नंबर, अब एक में लगा है क्लोरीन, तो क्या इफेक्ट होगा? इनका भी अलग अलग टाइप के लगें तो कैसे पहचानेंगे आप? यस बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, गाइज ये इफेक्ट का मतलब इनका बोले ट्रेंड होता है। जो फ्लोरीन अगर किसी में लगा है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर किसी में क्लोरीन लगा है और क्लोरीन ब्रोमीन में कंपैरिजन करना है तो क्लोरीन वाला सबसे होगा, अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो ब्रोमीन वाला होगा। ठीक है, ये तो बात इसकी हो गई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें हम लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग गाइस बात करने वाले हैं किसकी, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने कंपैरिजन तो फिनॉल अल्कोहल सबसे कर लिया और उनके सब्स्टिट्यूट का भी मतलब समझ लिया। हम लोग, हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम आपसे बोलें कि इनकी कंपैरिजन कीजिए, आप इन दोनों की कंपैरिजन कीजिए तो कौन सा वाला मोर एसिडिक होगा? गाइस देखिए, जो ये तो रिवॉल्व है वो तो सेम टाइप से रिवॉल्व होगा, रेजोनेंस होगा सेम टाइप, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस इधर कहीं नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है और करेता है। मतलब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा होंगी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और ज़्यादा होंगी तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये कहीं ज़्यादा एसिडिक होगा देन इनके। पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर? पॉइंट को नोट करते चलो, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे बाद में, आप भूल जाओगे सारे। सो इसलिए ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या MCQ है, या अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, या रीजन रेस्ट्रिक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं, हमारे सारे यहीं से बनेंगे। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी लेक्चर में से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग गाइस मूव करते हैं। देखिए, ये हमने एसिडिटी की बात की, एसिडिटी का मतलब क्या है, हमने किस टाइप की रिएक्शन चेक की है। अभी हमने केवल फर्स्ट टाइप की रिएक्शन देखी है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था और एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो एसिडिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमने सारी बातें कर ली हैं। ये तो गाइस इतनी बातें हो गई हमारे पास में एसिडिटी से रिलेटेड, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, बताओ। अब हम लोग सेकेंड टाइप की रिएक्शन में चलते हैं। सेकेंड टाइप की रिएक्शन क्या होती थी, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता था। मतलब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता था। कौन सा वाला? ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला। तो इसमें किस टाइप की रिएक्शनें होती हैं? इसमें गाइस नंबर 1 रिएक्शन एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन के थ्रू हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो मेरे पास में कंपाउंड है, क्या रिएक्शन जो है एस्टरीफिकेशन, इसमें होता क्या है गाइस, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है किसी अल्कोहल के साथ में। देखिए, ये अल्कोहल हमने लिया है, ROH लगा है, अल्कोहल है। तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता क्या गाइस, यहाँ से देखिए OH कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और H2O बना करके ये निकल जाएगा यहाँ से। हमारे पास बन क्या जाएगा, फिर बनेगा, देखो क्या, मैं प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ, CH3CO
और ये R देखेंगे, RCOOR क्या बन गया, ये एस्टर बन गया, बताओ। और ये जो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है इसी को तो हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, इसका मैकेनिज्म मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना करके दे दूंगा, अभी इसमें नहीं इंसर्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। सो गाइज एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम लोग आपसे अगर बात करें इसके रिगार्डिंग कि अगर मान लीजिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने करा दी अमोनिया से, किससे, अमोनिया से। ध्यान से देखिए इसको, ये भी वही टाइप का रिएक्शन है, NH3 है, ये थोड़ा स्टाइलिश बन गया है, ठीक है। ये NH3 और ये H क्या मिला, क्या यहाँ पर बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं CH3CO और ये ONH4 ये बन जाएगा यहाँ पर, ये NH3 यहाँ पर लिंक हो जाता है आकर के। फर्दर जब हम इसको गाइज हीट किया करते हैं, हीट कर देते हैं अगर इस मॉलिक्यूल को, तो ध्यान से देखिए यहाँ से H2 और ये वाला O, H2O बना करके निकल जाता है हीट करने पर। और जब ऐसे होता है अगर, तो गाइस क्या बचेगा हमारे पास में, देखिए CH3CO और यहाँ से O तो चला गया, H2 भी चला गया, तो NH2 बचा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले कंपाउंड और उस वाले कंपाउंड में क्या है, इतना पार्ट तो आपके पास सेम दिख रहा है, बोलो। और OH चला गया, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इसने रिएक्शन दे दी हमें। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन है कि कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के हमको कंपाउंड दे रहा है फटाफट, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन हमने गाइस चेक कर ली। अब हम चेक करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन। और थर्ड टाइप की रिएक्शन क्या हमने आपको बताई, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा COOH ग्रुप ही पार्टिसिपेट करने लगता है। मतलब इस टाइप से ये जो ग्रुप है ये पूरा पार्टिसिपेट करने लगता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं नंबर 1 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी, डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। गाइस होता क्या है इसमें, देखिए अगर हम लोग किसी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हम लोग कोई डेरिवेटिव ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सोडियम डेरिवेटिव ले लिया इसका, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडा लाइम से करा देते हैं। सोडा लाइम का मतलब समझ रहे हो ना, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH एंड CaO का मिक्सचर। किसका, NaOH एंड CaO का मिक्सचर। तो होता क्या है इसमें गाइस, देखिए ये वाले दो Na2 COO3 ये पूरा यहाँ से रिमूव हो जाया करता है। आप देख पा रहे होंगे Na2 CO3 रिमूव हो जाता है, और ये हमारे पास में देखेंगे आप CH3 है था, और ये वाला H क्या बन जाएगा, CH4। एल्केन का फॉर्मेशन आपके पास हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि गाइज इसमें कौन सा रिएक्शन पूरा पार्टिसिपेट कर गया, ये पूरा पार्टिसिपेट कर गया और चला गया, केवल हमारे पास ये बच गया। तो इस टाइप की भी रिएक्शनें ये शो करता है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रिडक्शन। इसका हम लोग अगर रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर हम लोगों ने इसका कर दिया क्या, रिडक्शन, अगर आपने इसका कर दिया गाइस रिडक्शन, तो रिडक्शन करने से क्या होता है, देखिए आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका रिडक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही हो पाता है, जैसे कि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप बोलो कि मैं सर यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करना चाहता हूँ, तो भाई आपका आंसर गलत। ये नहीं कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ही इसको रिड्यूस कर पाता है और इसके साथ और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब इनका रिडक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाया करते हैं किसमें, अल्कोहल में। बट एक मिनट, सेम नंबर ऑफ अल्कोहल में सेम नंबर ऑफ कार्बन की, 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन रहेंगे, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई होगी।
अब हम लोग क्या प्राइमरी अल्कोहल ये बना दिया करता है। तो गाइज ये तो बात हो गई है हमारी किसमें कि हमने इन रिएक्शंस के क्या क्या देख लिया। 3 टाइप के रिएक्शन चेक कर चुके हैं हम लोग। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पूरा COOH ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। 4th टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? 4th टाइप ऑफ रिएक्शन हमने आपको बोली थी ना कि जब आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट में कोई सब्स्टिट्यूशन होने लग जाए। मैं थोड़ा स्पीड में तो चल रहा हूँ लेकिन चीज़ें इजी हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूशन होने लग जाए उस टाइप में क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इस पर मैं बनाना चाहूँगा ट्रिपल स्टार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, कैसे देखिए, अगर आपने ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन आपने रेड फास्फोरस, ध्यान से सुनिए, रेड फास्फोरस और कोई हैलोजन अगर ले लिया, यहाँ पर कोई हैलोजन आपने ले लिया, तो ये क्या करता है कि जो अल्फ़ा कार्बन हुआ करता है, अल्फ़ा कार्बन बात समझ आ रही ना, एल्डोल कैनिजरो हर जगह पढ़ करके आए कि जो अल्फ़ा कार्बन होता है उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन इस हैलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाता है और यहाँ से H और यहाँ से Br लिया है तो Br और Cl लिया है तो Cl। ठीक है, तो क्या करेगा वो HBr निकल जाएगा, मैं Br ही चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे Br हो गया, तो क्या बना करके दे देगा हमको, देखिए CH3 CH बचेगा, एक ये H तो हट गया होगा, इसकी जगह पर कोई X लग गया होगा, बताओ, और ये हमारा ऐसा ही रहा। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस ग्रुप के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस कहाँ चेंज हो रहा है, इसके अंदर चेंज हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग गाइस बोलते हैं HBZ रिएक्शन। HB, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो हेल-बोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हो सकता है EI का कहीं इफेक्ट हो, साइंटिस्ट के नेम में बुक्स में अलग अलग होते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए कि हेल-बोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन होती है। और इसका फिर यूज़ क्या है, इसका गाइज यूज़ ये है, देखिए अब आपको इसका एक रिस्ट्रिक्शन बता दूं, हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि गाइज इस हैलोजन की जगह पर आप फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते। ये फ्लोरीन और आयोडीन के साथ में रिएक्शन नहीं शो किया करता है, बिकॉज रीज़न भी मैं आपको बता करके चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसके साथ में। देखिए आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता है, हम लोग जानते हैं, ग्रुप में सबसे नीचे रखा हुआ है, वो इतना बड़ा होता है कि ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है यहाँ से। ठीक है, इसलिए ये भी रिएक्शन शो नहीं करता है। दूसरा फ्लोरीन ग्रुप में एकदम टॉप पे रखा हुआ है, उसका साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब वो मल्टीपल कई सारी जगह पर कई सारे कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो ये भी हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप Cl2 ले सकते हो एंड Br2 ले सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे अच्छे से। हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जो यूज़ क्या है, इस रिएक्शन का यूज़ क्या है, इसका मैं यूज़ भी आपको बताता हूँ। देखिए क्या यूज़ है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, एक एक चीज़ को चेक करेंगे अच्छे से। वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इस रिएक्शन के थ्रू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपने Br ले लिया, ठीक है, और आपने ये कंपाउंड बना कर रख लिया। अब मैं देखिए कितनी रिएक्शन एक साथ बताता हूँ आपको। अगर आपने इसकी KCN से रिएक्शन कर दी, किससे, KCN से, तो ये यहाँ से K, यहाँ से Br, KBr निकाल देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, और इससे इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, Cn, ये देखो Cn लग गया, और ये तो हमारे पास में COOH चल ही रहा था। अगर आपने फर्दर इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया गाइस, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है, Cn ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाया करता है, मतलब CH3 COOH में ये भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड आगे बना करके देता है। लेकिन ये बनते कब है कंपाउंड, जब हमारे पास ये होगा, और ये कहाँ से आएगा, ये HBZ रिएक्शन से आएगा, तो HBZ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। दूसरी चीज़, अगर गाइज आपने इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कर दिया, किससे,
एल्कोहलिक KOH से। तो ये क्या किया करता है, ये जो Br है और अपने पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक लेता है और यहाँ से HBr क्या निकाल देता है, इसका H और इसका Br, HBr निकाल के चला जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा, CH2 बचेगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, HBr निकल जाएगा। यहाँ CH2 बचेगा, फिर हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ CH आ जाएगा और ये वाला COOH हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक, अगर आपने यहाँ पर एल्कोहलिक की जगह पर एक्वस KOH ले लिया, क्या ले लिया, एक्वस KOH, तो क्या हुआ करता है, एक्वस KOH में गाइस, एक्वस KOH में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये वाला K और ये वाला Br, KBr बना के देता है हमको, और यहाँ पर क्या लग जाता है, OH लग जाता है, CH3 CH, यहाँ से OH लग गया देखो, और ये COOH, ये क्या बन गया, ये तो अल्फा अमीनो एसिड बन गया भैया, अल्फ़ा अमीनो एसिड। कितने ज़्यादा इसेंशियल कंपाउंड हैं ये हमारे लिए कि ये हम इसी के थ्रू बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे हम कंपाउंड बना सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको यूज़ इसका समझिए रिएक्शन का कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितने इसेंशियल कंपाउंड हमको बना करके देती है। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा और आगे इसी में चलते हैं और फिर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि एक साथ देखेंगे आप तभी सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, नहीं तो बीच में अगर छोड़ेंगे तो कहीं फिर हमको फिर से पूरा चीज़ बतानी पड़ेगी, इसलिए एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं पूरा। दूसरी बात, हमने रिएक्शनें देख ली हैं सारी टाइप की, बस लास्ट टाइप की बची है कि जो हमारे पास में गाइस एरोमेटिक, जो हमारे पास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करते हैं, अगर हम लोग उनका रिएक्शन कराएं, मान लीजिए Br2 से करा दिया आपने, मान लीजिए आपने HNO3 से करा दिया, आपने किससे करा दिया, H, तो यहाँ पर किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे हम आपको अमाइन पढ़ा करके आए हैं, तो अमाइन में हमने आपको बताया था वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और वो आर्थो पैरा कार्बन को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है गाइस, ये ग्रुप क्या करता है, ये मेटा कार्बन को एक्टिवेट कर देता है और मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया करता है। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये हमको बना करके दे देगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड, मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुआ करता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है गाइस किस पे, आपका मेटा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मतलब जो COOH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के मेटा कार्बन को एक्टिवेट करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला ये है इस टाइप की रिएक्शनों में कि जो हमारे ये कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड का मतलब जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये गाइस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिया करते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई, फ्रीडल क्राफ्ट होती क्या है, अब तो आपको पता होगा ना। अच्छे से पता होने का मतलब हमने आपको ये बता रखा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन किससे कराया करते थे, चाहे CH3COCl से करा देते थे या फिर CHCl3 से करा देते इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बोलो याद आ गया होगा। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन क्या करती है, ये CH3CO लिंक कर देती है जा करके, या CH3 लिंक कर देती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस ग्रुप के साथ में ये जो एसिड पड़ा हुआ है लुईस एसिड AlCl3, ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और ये कंबाइन हो जाता है तभी ये क्या करता है, इसको डीएक्टिवेट कर देता है जाकर के रिंग को, और रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसीलिए आप एक बात को पॉइंट बना करके लिख लो कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो गाइस इतना है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड सारी चीज़ें, इसकी एसिडिटी की कॉन्सेप्ट, इसके ये कितनी टाइप की रिएक्शनें देता है, इतनी ही सारी टाइप की रिएक्शनें देता है। और आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो प्लीज़ 2-4 लोगों को शेयर कर दो इसे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए अगर आपने कुछ सीखा है सच में तो। और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए।